सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए ऑपरेशन सिंदूर, आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक समर्थन के लिए भारत की पहल पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अनिल कुमार त्रिगुनायत। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक। पाकिस्तान की नापाक हरकतों और भारत के सफल आतंकवाद विरोधी अभियान के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अवगत कराने के लिए 7 बहुदलीय शिष्टमंडल का गठन किया गया है। ये शिष्टमंडल अगले महीने की 5 तारीख तक कुल 32 देशों का दौरा करेंगे। आज हम इस कार्यक्रम में इसी विषय पर मुख्य रूप से चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद किस रूप में भारत के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कैसे अपने साथ लेकर इसे समुचित जवाब दिया जा सके। हमारे साथ चर्चा के लिए इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं पूर्व राजनयिक अनिल कुमार त्रिगुनायत। अनिल जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार मनोज जी। सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि ये जो शिष्टमंडल जा रहा है, मुख्य उद्देश्य हमारा स्पष्ट है कि पाक प्रायोजित आतंकवाद को हमें हर किसी को बताना है। यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे कि स्वतंत्र भारत में हम पहली बार इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अपने साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं या पहले भी हमने इस तरह के प्रयास किए थे? ऐसा है कि ये जो डिप्लोमेटिक आउटरीच बोलते हैं जिसको, ये एक रेगुलर एंड कंटिन्यूइंग प्रोसेस होती है। और आपको याद होगा शायद जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी तो उस वक्त वाजपेयी जी ने एक बड़ा स्तर का शिष्टमंडल यूएन के यूनाइटेड नेशंस में यूएनजीए के टाइम पे लीड किया था उसको। तो उस वक्त भी इसी तरह की समस्याएं थी। तो जब जब इस तरह की बात होती है या तो हम स्पेशल एनवॉयस को भेजते हैं या फिर इस तरह का शिष्टमंडल जाता है। इसमें एक स्पेशल बात यह है कि ये 7 ग्रुप्स जाएंगे जिसमें ज्यादातर जो लोग हैं वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के भी और रूलिंग पार्टी के भी हैं। तो उससे एक मैसेज कन्वे होता है कि भारत एक यूनाइटेड फ्रंट के रूप में सर्वदलीय दुनिया में बताने जा रहा है कि हम सीरियस हैं और जो भी ये आतंकवाद पाकिस्तान से आता है उसको आपको आतंकवाद के नजरिए से देखना चाहिए, ना कि अवसरवाद के नजरिए से। ज्यादातर आपने देखा होगा कि जितने भी बड़े बड़े देश हैं, मैं कहूँ डबल स्टैंडर्ड्स या हिपोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, जब उनको अपने ऊपर आती है, जैसे अमेरिका फॉर एग्जांपल 9/11 हुआ तो उन्होंने जाके अफगानिस्तान में पूरा घमासान मचा दिया। तो चीन अपनी जगह जहां पर जाके करता है। तो मेरा मानना यह है कि भारत 40 साल से इन चीजों को बर्दाश्त करता आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जिसकी एक ये पॉलिसी है, जो टेररिज्म है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, उसको अपनी एक विदेश नीति का एक बड़ा हिस्सा है उनका, और वो भारत के खिलाफ है और पीछे अफगानिस्तान के भी खिलाफ था। और जहां भी आप हाथ रखेंगे वहां पर आपको कहीं ना कहीं पाकिस्तानी फुटप्रिंट मिल जाएगा जहां पे भी टेरर एक्टिविटी होगी। तो ये दुनिया को मालूम है, ऐसा नहीं है कि नहीं मालूम है, लेकिन फैक्ट्स जो होते हैं कई बार बार बताना पड़ता है, क्योंकि जनरली उन लोगों की मेमोरी बड़ी शॉर्ट है कन्वीनियंस की वजह से। इसलिए ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होती है और एक बहुत आवश्यक है कि हम टाइम टू टाइम उन लोगों को ये बताते रहें। प्रधानमंत्री मोदी जब यूएन में गए थे 2015-16 में, तब उन्होंने पहली बार, कितने आश्चर्य की बात है और दुख की बात है कि दुनिया आज तक एक टेररिज्म को डिफाइन नहीं कर पाई इंटरनेशनली। हमारे भारत ने एक कंप्रहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म की एक ट्रीटी को वहां पर दे रखा है यूएन में, जो आज तक डिस्कशन के अंदर चल रही है। होपफुली शिष्टमंडल जाएंगे, वो उस बारे में भी बातचीत करेंगे कि दुनिया को एक मापदंड बनाना पड़ेगा जिसमें चाहे वो टेररिस्ट ग्रुप्स हों या टेरर स्पॉन्सरिंग स्टेट्स हों, उनकी अकाउंटेबिलिटी समान रहे और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। ये नहीं कि एफएटीएफ में आज आपने उनको निकाल दिया, आईएमएफ का आपने लोन दे दिया, उससे उनको और बढ़ा चढ़ा दिया। तो अगर आप जियोपॉलिटिक्स खेलते रहेंगे तो आतंकवाद से लड़ाई असंभव है। हम ये समझना चाहिए कि क्या ये हमारा सबसे बड़ा शिष्टमंडल है? 7 कह लें कि शिष्टमंडल, और इसमें सब में अच्छी खासी संख्या में प्रतिनिधि जा रहे हैं, तो इसे हम बड़ा प्रतिनिधि मंडल माने और ये भी माने कि हमारा नजरिया बिल्कुल स्पष्ट है कि जिन देशों के साथ हम चर्चा करेंगे सिर्फ एक ही मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और दोहरा मापदंड आने वाले दिनों में भारत स्वीकार नहीं करेगा। देखिए, भारत ने शुरू से ही कहा है कि टेरर और टॉक्स विल नॉट कंटिन्यू जी। अब कहा है कि टेरर और ट्रेड भी नहीं चलेगा और ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, जैसा प्रधानमंत्री ने भी कहा जी। तो मेरा मानना यह है कि ये सारी बातें, जो पाकिस्तान अगर इसी तरह की हरकत करता रहेगा, इसी तरह का एक देश बना रहेगा जो टेररिज्म के सहारे पनपता है या बर्बाद होता है, जो भी हो, तो वो देश को आपको एक्सपोज करना है।
और मैं समझता हूं कि ये एक जाइगेंटिक एफर्ट है, सबसे बड़ी एफर्ट है कि जिसमें साइमल्टेनियसली इतनी जगहों में हमारे लीडर्स जा रहे हैं और बात कर रहे हैं। देखिए ऐसा होता है जनरली न्यूयॉर्क में जाते हैं, वहां पर बातचीत करी सबसे जो भी है वहां के लोगों से, लेकिन अब इस वक्त में क्या है कि यूएनजीए तो अभी सितंबर में होनी है और ये बात अभी की है और पाकिस्तान बाज तो आया नहीं है या रोक दिया गया है जिस तरह से अंडरस्टैंडिंग कहा जाता है। तो अब आप ये देखिए कि ये सबसे बड़ा शिष्टमंडल है और ये पूरी बातें बताएंगे उसके बाद में कच्चा चिट्ठा। देखिए आज भी पाकिस्तान ने 26/11 में जो हुआ उसके बारे में कोई आज तक अकाउंटेबिलिटी नहीं ली है। पठानकोट में जो हुआ, जहां पर भी हुआ है, सब जगह पाकिस्तानी हाथ है, सब जगह एविडेंस दिया गया उनको, लेकिन आज तक उन्होंने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया है। अगर वाकई पाकिस्तान अपने आप को क्लीन करना चाहता है तो उसके पास में हाफिज सईद और जो दूसरे जो उनके टेररिस्ट लीडर्स हैं जिनके वो आका बने बैठे हैं या वो उनके आका हैं पता नहीं, तो उनको भारत को दे या इंटरनेशनल कम्युनिटी में उस बात को एक्सपोज करना चाहिए हमें। दूसरी चीज, एक और चीज भी एक्सपोज करना बड़ी आवश्यकता है। देखिए देश हैं चीन जैसे जो कई बार वैसे तो सारी दुनिया में कहेंगे हम टेररिज्म से लड़ना चाहते हैं, दूसरी तरफ जब टेररिस्ट को डेजिग्नेट करना पड़ता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की 1267 कमेटी में, तो वहां पर वो कुछ टेक्निकल फॉल्ट लगा करके, टेक्निकल होल्ड लगा करके, और उनको 6 महीने 8 महीने का टाइम मिल जाता है लोगों को, उनको ट्रांसफॉर्म कर देती है पाकिस्तानी सरकार, उनके अकाउंट बदल देती है, उनका नाम बदल देती है। तो इसीलिए ये इस तरह की जो कॉम्प्लिसिटी है वहां की स्टेट, डीप स्टेट और टेररिस्ट के बीच में, उसको एक्सपोज करना बहुत आवश्यक है। यानी दो बिंदु पर ध्यान कृपया अनिल जी ने। एक सर्वदलीय सांसद प्रतिनिधिमंडल है, इसका क्या महत्व है और क्या ये सर्वदलीय दृष्टिकोण राष्ट्रीय एकता के मजबूत भाव को अंतर्राष्ट्रीय रूप में पहुंचाने में सक्षम होगा? बिल्कुल। वैसे तो भारत हमेशा जब भी बाहर की आपदा आती है तो एक साथ खड़े हो जाते हैं और डेमोक्रेसी में डिफरेंसेस नॉर्मल है, लेकिन भारत की जो सॉवरेनिटी है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, उसके बारे में मैं समझता हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं भारत की, वो सब उसके बारे में उनको पूरी उनकी श्रद्धा है उसके अंदर और उसको वो पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए कोशिश करेंगी। तो इसीलिए जो एक पॉलिसी हमारी है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इसके बारे में, टेरर के बारे में, जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, और भारत अब ये वेट नहीं करेगा। ये पॉलिसी जो बताई जाएगी वो सभी नेता जा रहे हैं। देखिए डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं जो डिफरेंट डिफरेंट डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं, जी लेकिन मैंडेट तो सबका एक ही है। बिल्कुल। तो वो सारी बातें जो कहेंगे वो भारत, एक सशक्त भारत, एक भारत की तरफ से कहेंगे, मैं समझता हूँ। यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे कि इस कूटनीतिक पहुंच का संयुक्त राष्ट्र में क्या असर पड़ सकता है और क्या उम्मीद आप रख रहे हैं कि भारत का पक्ष आतंकवाद के मोर्चे पर स्पष्ट रूप से उभरेगा? देखिए हम बायोलैटरली तो कर ही रहे हैं। देखिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 सदस्य होते हैं जिसमें 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी। इस बार के अस्थायी में पाकिस्तान भी है जैसा आप जानते हैं। जी इसलिए जो पहला स्टेटमेंट वहां से शुरू हुआ था, इशू हुआ, वो वाटर डाउन स्टेटमेंट था, क्योंकि पाकिस्तान ने वहां पर इंटरनली अपना काफी कुछ खेल खेला और उसके जो आका हैं चीन और दूसरे देश, उन्होंने उस बात को माना। तो ये मैं समझता हूँ बताना बड़ा आवश्यक है कि वो जो देश इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, और उनको भी मिरर दिखाना बड़ा आवश्यक है कि वो भी इम्यून नहीं रह सकते हैं टेररिज्म के साथ, क्योंकि टेररिज्म किसी एक देश को नहीं, किसी एक जाति को नहीं, बल्कि सारी दुनिया के लिए खतरा है। और जब तक एक ग्लोबल सॉलिडारिटी नहीं रहेगी, एक यूनाइटेड फ्रंट दुनिया का नहीं बनेगा, गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट के बारे में करते रहेंगे, जब तक माई टेररिस्ट वर्सेस योर टेररिस्ट चलता रहेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन भारत को अपना पक्ष रखना है और भारत की पॉलिसी अब सिंपल है कि अगर हमारे ऊपर टेरर अटैक होगा तो हम टेरर के जो अड्डे हैं या जो उनके सपोर्टर हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, जैसी अभी ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा हुई। जी, यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर कूटनीतिक रूप से भारत पाकिस्तान संबंधों को कैसे प्रभावित करता है? देखिए सबसे बड़ा बात मैं समझता हूँ कि इस बार एक मास्टर स्ट्रोक जो भारत ने किया, सबसे पहले इमीडिएटली डिप्लोमेटिक स्ट्राइक जिसको बोला गया, जो एक्शन लिया गया इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रख करके, ट्रेड को रोक करके, कॉन्ट्रैक्ट्स को, P2P कॉन्ट्रैक्ट्स को खत्म करके, वहां के डिप्लोमेट्स को निकाल करके, ये जो सारी बातें कही गई वो एक डिप्लोमेटिक एक्शंस थे जिसका बड़ा दूरगामी परिणाम होगा। आप देखिएगा मेरी बात कि आगे चल के कश्मीर का मुद्दा तो डिस्कस नहीं होगा पाकिस्तान द्वारा, लेकिन पाकिस्तान बार बार आएगा आपके पास कहने के लिए कि पानी सप्लाई कर दीजिए, बिकॉज इंडस वाटर उनके सर्वाइवल के लिए, उनके एग्जिस्टेंस के लिए, उनके लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक कश्मीर का मुद्दा उन्होंने खाली पॉलिटिकल भारत से एनमिटी के लिए बना रखा है, इसलिए नहीं कि वो कश्मीरियों का भला चाहते हैं। कश्मीरियों का भला चाहते तो इस तरह का टेरर अटैक होता। टूरिस्ट के ऊपर पहली बार इस तरह का अटैक हुआ, और ये अटैक वहां की पाकिस्तान की डीप स्टेट जो मिलिट्री और इंटेलिजेंस है उसने मिलकर करवाया। तो उसका कोई डिप्लोमेसी तो हम कर ही रहे हैं। आइसोलेट करना, एक्सपोज करना, ये डिप्लोमेसी का बड़ा हिस्सा है और उसी के तहत ये डेलीगेशंस भी जा रहे हैं।
यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे कि ये जो प्रयास चल रहा है, ये जो आउटरीच की हमारी कोशिश है, उस पर सार्क देशों की क्या प्रतिक्रिया रही है? देखिए, सार्क देश जो हैं, मैं इस बारे में एक और भी कहना चाहता हूं कि जो जी जितने भी हमारे नेबर्स हैं, बांग्लादेश का आपने देखा किस तरह के स्टेटमेंट्स आए थे वहां से। जी श्रीलंका ने भी कहा कि ज्यादातर देशों का जो प्रतिक्रिया थी वो ये थी कि युद्ध ना बढ़े दोनों देशों के बीच। सार्क में दोनों ही मेंबर हैं, भारत भी है और पाकिस्तान भी है और बांग्लादेश फाउंडिंग मेंबर भी है। तो वो सारे देशों की ये एक रही कि किसी तरह से लड़ाई ना हो और दोनों के बीच में एस्केलेट ना हो वॉर। लेकिन भारत तो वो लड़ाई लड़ने के लिए था ही नहीं। भारत ने तो क्लियर कहा ये लड़ाई जो है आतंकवाद के खिलाफ है, और यही बात उनको भी समझानी पड़ेगी और उनको समझना होगा, क्योंकि उन देशों से भी कई बार हमारे पास, पाकिस्तान से तो आता ही है, हमने देखा है कि बांग्लादेश से भी आते थे, नेपाल में भी भरे हुए थे लोग, उनके ISI और ये सारे इंटेलिजेंस वाले जो भारत के खिलाफ करते थे कई जगह। तो मैं समझता हूँ कि अब ये एक चहुमुखी लड़ाई होगी जिसमें टेररिज्म के खिलाफ है लड़ाई, लेकिन जो टेरर को स्पॉन्सर को सपोर्ट करते हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। अनिल जी, हम यहाँ ये समझना चाहेंगे कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जो कूटनीतिक अभियान चला रहा है, उसमें सॉफ्ट पावर टूल्स जैसे मीडिया, प्रवासी और संस्कृति का उपयोग किस रूप में हो रहा है, और खासतौर से भारत में अपने आंतरिक स्तर पर भी जो विभिन्न कह लें कि जो बाजार से जुड़े हुए संगठन हैं या शिक्षा संस्थान हैं, उनकी ओर से हम देख रहे हैं कि जिसने पाकिस्तान का साथ दिया, हम उसके विरुद्ध स्पष्ट रूप से, नीतिगत रूप से, आम जन से लेकर संस्थागत रूप में उनके खिलाफ स्पष्ट जवाब दे रहे हैं। तो भारत किस रूप में ये जो प्रतिनिधि मंडल जा रहा है और आने वाले दिनों में किस रूप में जो ये सॉफ्ट पावर टूल्स हैं उनका उपयोग करने की योजना दिख रही है आपको? ये जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी है वो हमें बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव और 24/7 के रूप में करनी पड़ेगी। ये रिएक्शन मोड में नहीं हो सकती है। आज के डेट में ग्रे जोन वॉरफेयर, प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आपको एंटिसिपेट करना है, कभी भी हम कॉम्प्लिसेंट नहीं हो सकते, ना कॉम्प्लिसेंट हो सकते हैं। ये एक बहुत आवश्यक चीज है इसके बारे में। और मैं समझता हूँ कि जैसे हमारा इतना बड़ा डायस्पोरा है, वहां पे सारे लोग जो हैं उनको सेंसिटाइज किया जाए, प्रॉपर उनको बताया जाए, ताकि वो जहां जिस देश में रहते हैं वहां लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं, और कर भी रहे हैं मैं समझता हूँ। और दूसरी चीज ये है कि मीडिया को भी प्रॉपरली कल्टीवेट करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, लेकिन ये फैक्ट्स के बेसिस पे होना चाहिए, प्रिंसिपल्स के बेसिस पे होना चाहिए। पाकिस्तान ने फर्स्ट लायर एडवांटेज मिला पाकिस्तान को, लेकिन अब पाकिस्तान, दुनिया में सबको पता लग गया कि पाकिस्तान कितना झूठा है। लेकिन वो झूठ को भी लोग समझने से कब इनकार करते हैं? वो तब इनकार करते हैं जब वो सोचते हैं कि उस झूठ को मानने में उनका अपना निहित हित है। तो उसको भी एक्सपोज करना आवश्यक है, क्योंकि वो लोग सिर्फ अपने टेम्परेरी एडवांटेज के लिए एक बड़ा ग्लोबल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ये बात उन देशों को भी समझनी चाहिए, और ये हम सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, जिस तरह से भी हो सकता है कम्युनिकेट करें, कन्विंस करें। श्रोताओं की ओर से हम आपको बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आपने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में स्पष्ट रूप से बताया कि हमें क्या करना चाहिए और किस रूप में हम सफल रहें। आपका श्रोताओं की ओर से एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनोज जी। अभी आप सुन रहे थे ऑपरेशन सिंदूर, आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक समर्थन के लिए भारत की पहल पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अनिल कुमार त्रिगुनायत। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में